मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कला परीक्षा पॉइंटर से, जिसमें यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीएससी और केवीएस, डीएसएसबी सभी की परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उनकी व्याख्या की गई है। दोस्तों, इसके अलावा जेआरएफ नेट के लिए भी ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। दोस्तों, इसमें कुल 28 अध्याय हैं, जिसमें सभी का क्रमवार अध्ययन किया गया है। उसी के अनुसार आपको इस वीडियो के माध्यम से भी सभी अध्यायों का क्रमवार अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें आप सभी का स्वागत है। जिसमें पहला अध्याय है भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। क्या है? भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। सबसे पहले है कला मानवीय भावों को अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन करता है। क्या करती है कला? मानवीय भावों की अभिव्यक्ति करती है। क्या? कला मानव के अंदर जो भाव छुपे हैं उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम कला है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। क्या प्रदान करती है? आनंद। वह कला कहलाती है। अगला है, संसार के विकास की भांति ही कलाओं का विकास कभी पूर्ण नहीं होता, उसमें सदा नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। दोस्तों, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। प्रश्न यहाँ पर ये बनता है या पूछा जा सकता है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, या कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ। तो दोस्तों, कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। अगला है, प्राचीन समय में कला के स्थान पर शिल्प का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था प्राचीन काल में? कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि प्राचीन काल में कला को क्या कहते थे। ये प्रश्न हो सकता है कि प्राचीन काल में कला को क्या कहते थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्राचीन काल में कला को शिल्प कहते थे। क्या कहते थे? शिल्प। अगला है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। अगर हम कला शब्द की बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। उसके बाद यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उसका वर्णन किया था। कब किया था? प्रथम शताब्दी में, पहलीवीं शताब्दी में या प्रथम शताब्दी में। यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों, कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने किया। और पूछे भरत मुनि ने अपने किस ग्रंथ में कला का प्रयोग किया? तो नाट्यशास्त्र में। और कब किया? तो प्रथम शताब्दी में। कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। किसके लिए? कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। दोस्तों, यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। सॉरी दोस्तों, तो कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से मानी जाती है। अगला है, यूनान में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है शिल्प। दोस्तों, इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है और कई बार एग्जामों में पूछा भी जा सकता है कि यूनान में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। यूनान में सर्वप्रथम कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो यूनान में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए टेक्ने शब्द का
प्रयोग किया गया। किसका? टिकने शब्द का प्रयोग। लैटिन भाषा में आर्ट का शब्द का अर्थ आर्ट से उत्पन्न माना गया है। आर्ट्स या आर्ट से, किसमें? लैटिन भाषा में। अगला, भारत दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना जाता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में कला को किस रूप में माना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदर के रूप में माना जाता है। किसमें? सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में। महर्षि पणि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में नर्तक, वादक और गायक को शिल्प कहा है। महर्षि पणि का कौन सा ग्रंथ है? तो अष्टाध्यायी। और इसमें उन्होंने क्या कहा है? नर्तक, वादक और गायक को शिल्पी कहा है। प्राचीन साहित्य में कला के लिए शिल्प तथा कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न पूछा सकता है कि प्राचीन साहित्य में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो शिल्प शब्द का। और कलाकार के लिए पूछा जाए तो शिल्पी शब्द का। अगला है, कला के संदर्भ में शैली शब्द का प्रयोग चित्रकार द्वारा उसके विशिष्ट मार्ग के अर्थ से लिया गया है। शैली शब्द को संस्कृत साहित्य में रीति कहा गया है। प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं कि शैली शब्द को संस्कृत साहित्य में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, शैली शब्द को संस्कृत साहित्य में रीति कहा गया है। कला शब्द का प्रयोग आजकल काव्य, संगीत, चित्र, वस्तु आदि ललित कलाओं के रूप में भी शामिल होने लगा है। अब है दोस्तों हेडिंग, कला की अवधारणा या परिभाषा। क्या है? कला की धारणा या परिभाषा। दोस्तों, कला की अवधारणाएं या परिभाषा बहुत बार परीक्षा में पूछी गई हैं। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। ये पूछा जा सकता है कि प्लेटो के अनुसार कला क्या है? तो दोस्तों, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला अनुकरणीय मूल है, अर्थात कला नकल की नकल है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। हिगले के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्याप्त करने का माध्यम है। अगला है, रस्किन के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव के आहत की अभिव्यक्ति है। और फ्राइड के अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कला है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछे जा सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर दिया है, दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कला है। यह कथन या ये परिभाषा किसकी है? तो फ्राइड। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रवाह की आंतरिक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर क्रोचे के अनुसार डेफिनेशन दी गई है कि कला बाह्य प्रवाह की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय के अनुसार भावपूर्ण क्रिया या अभिव्यक्ति को जो देखने वाले को उसी भाव में विलीन कर दे, वह कला है। अगला, हार्बर्ट रीड के अनुसार कला अभिव्यक्ति का रंजक स्वरूप है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरता अंतर की अभिव्यक्ति करता है। किसके अनुसार? टैगोर के अनुसार। क्या करता है? मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। और मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। क्या है? अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। स्पिनोजा के अनुसार कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। स्पिनोजा के अनुसार क्या है? कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। अगली परिभाषा है दोस्तों, गांधी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है। क्या है? गांधी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगीत जो है वह कला है। वायरन के अनुसार मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। हैब्रिड के अनुसार कला कल्पनाओं और भावनाओं की परिभाषा है। क्या है कला? कल्पनाओं और भावनाओं की परिभाषा ही कला है हैब्रिड के अनुसार। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। पिकासो कहते हैं कि कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है।
और कॉलिंगवुड के अनुसार कला जीवन की आधारशिला है। आर के कॉलिंगवुड कहते हैं कि कला जो है वो जीवन की आधारशिला है। कला अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। ये आगे की। अब बात करते हैं दोस्तों कला के वर्गीकरण की। क्या? कला के वर्गीकरण की। प्राचीन भारत में प्रकृति को कला को पृथक करने के लिए आकृति को देवशिल्प या ब्रह्मांडीय कला कहा जाता है। अगला, देवशिल्प को यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं देवशिल्प को यूरोप में? कॉस्मिक आर्ट। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि देवशिल्प को यूरोप में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो देवशिल्प है उसे यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहा जाता है। कला को दो भागों में बांटा गया है। कला को कितने भागों में बांटा गया अगर पूछे तो दो भागों में, देवशिल्प और मानव शिल्प। प्रश्न पूछ सकते हैं कला को कितने भागों में बांटा गया, तो कला को दो भागों में बांटा गया। पहला देवशिल्प और दूसरा मानव शिल्प। मानव शिल्प के अनुसार भी कला के दो भाग हैं। पहले भाग में कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला और दूसरे भाग में चारुशिल्प अर्थात ललित कला। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कला की तो दो भागों में है, देवशिल्प और मानव शिल्प। और मानव शिल्प की बात करेंगे तो उसमें भी दो भाग हैं। पहला है कारुशिल्प और चारुशिल्प। कारुशिल्प में उपयोगी कला है और चारुशिल्प में है ललित कला। हीगले ने ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हीगले ने कला को कितने भागों में बांटा है। तो हीगले के अनुसार कला को 5 भागों में बांटा गया है। पहला काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तु या स्थापत्य कला। कितने भागों में? 5 भागों में। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं वास्तुकला में। हीगले ने अपने वर्गीकरण हिंगोलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स में काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगले ने किसे सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला को। हीगले ने विश्व की समस्त कलाओं को 3 भागों में बांटा गया है। या हीगले के अनुसार विश्व के समस्त कार्यों को किसके अनुसार? हीगले के अनुसार 3 भागों में बांटा है। पहला प्रतीकात्मक कला, सिंबॉलिक वास्तुकला। दूसरा है शास्त्र कला, क्लासिक मूर्ति कला। और तीसरा है स्वच्छंद कला, रोमांटिक चित्र और काव्य और संगीत। इसके अलावा हीगले ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हीगले ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं को कितने भागों में बांटा है। तो हीगले ने इंद्रियों के आधार पर कला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला दृश्य कला और श्रव्य कला। अगला है ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है। देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न बन सकता है कि ललित कला में किसकी प्रधानता होती है। सॉरी दोस्तों, तो ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है अर्थात या सौंदर्यात्मक होती है। ललित कला क्या होती है? सौंदर्यात्मक। ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। यहाँ पर ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला है चित्रकला, इसका माध्यम रंग व ब्रश है। मूर्ति कला, इसका माध्यम चूना व मिट्टी है। वास्तुकला, इसका माध्यम प्रस्तर व सीमेंट है। संगीत कला, इसका माध्यम स्वर व नाद है। काव्य कला, इसका माध्यम शब्द तथा अर्थ है। अगली हेडिंग है ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख। किसमें? ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। प्रश्न अगर हम ये पूछें या ये प्रश्न ये बन सकता है कि 64 कलाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? क्या 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ललित विस्तार में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों ललित कला में
86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। कितने? 86 प्रकार की। पहले हमने यजुर्वेद की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं 64 कलाओं का उल्लेख वात्स्यायन कृत कामसूत्र ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों, इस लाइन से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि वात्स्यायन द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए, तो कामसूत्र। अगला है कामसूत्र किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो वात्स्यायन। और ये भी पूछा सकता है कि वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया है, तो 64 कलाओं का उल्लेख किया है। कितनी? 64 कलाओं की। अगला है सुक्त नीति सार में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, एक और चीज़ देखिए कि सुक्त नीति जो सार है उसमें भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला है प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। 72 कलाएं अगर पूछी जाए किसमें, तो प्रबंध कोश में। प्रबंध कोश जैन ग्रंथ है, इसके लेखक राजशेखर है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रबंध कोश किस धर्म से संबंधित है, तो प्रबंध कोश जो है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है और इसके लेखक राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। ललित विस्तार में 86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है। दोस्तों, ललित विस्तार किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। शेमेन ने अपनी पुस्तक कला विलास में 350 कलाओं का उल्लेख किया है। शेमेन ने कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? 350। अब नई हेडिंग है चित्रकला की परिभाषा। क्या है? चित्रकला की परिभाषा। किसी भी धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि पर रंगों तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना चित्रकला है। कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। का प्लस ला, का से कामदेव अर्थात सुंदर लाने वाला, अर्थात सुंदरता को लाने वाला ही कला है। अगला, भारतीय ग्रंथ में मानव जीवन के 4 प्रयोजन बताए हैं। कितने प्रयोजन बताए हैं भारतीय ग्रंथों ने? 4। अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष। कला के विभिन्न प्रकार हैं। इस प्रकार का परिगणन भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। जैसे मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार पर इस कला के प्रकार होते हैं। जैसे चित्रकला में भवन व भित्तियाँ, छत या स्तंभों अथवा वस्त्र। मूर्तिकला में पत्थर या धातु की छोटी छोटी मूर्तियाँ। वास्तुकला में भवन निर्माण जैसे दुर्गा, प्रसाद, मंदिर, मकबरे आदि। मृदभांड कला में मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला में सिक्के या मोहरें। जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। पदार्थों के नाम के आधार पर कला के प्रकार हैं। चित्रकला में भवन की भित्तियां, छतों या स्तंभ अथवा भोजपत्रों पर। मृत्तिका कला मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ। धातु कला कांस, तांबा अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ। प्रस्तर कला पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। दंत कला हाथी के दांत से निर्मित कृतियाँ। मूर्ति कला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्रायः 2 प्रकार की होती है। मूर्ति कला कितने प्रकार की होती है? निर्माण के आधार पर 2 प्रकार की। पहला है मूर्ति कला जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति को रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे पीछे से किया जा सकता है तथा चारों ओर से भी किया जा सकता है। अगला है उत्कीर्ण कला। इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा कांच के फलक को उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है। इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र 2 प्रकार की शैलियों से निर्मित होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ उत्कीर्ण कला में भी 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला हाई रिलीफ और लो रिलीफ। हाई रिलीफ, इसमें गहराई को उभार कर तराशा जाता है
ताकि आकृतियों को अधिक उभारा जा सके। लो रिलीफ इसमें लो रिलीफ इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में कुछ चपटापन भी रहता है। अब प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि हाई रिलीफ किसके अंतर्गत आता है या किस कला के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, जो हाई रिलीफ और लो रिलीफ है वो उत्कीर्ण कला के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्कीर्ण कला के। अगली हेडिंग है भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। दोस्तों, इस हेडिंग को हम कल के वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।